नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी क्लास सेल्फ स्टडी वाली क्लास इराइकल आईएएस में। आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का जो सारा करंट अफेयर है देखते हैं। अगले कुछ महीनों में दूरसंचार विभाग, जो आज है कॉलर नाम प्रस्तुति है जिसके अंडर में बात करते हैं, तो अगले कुछ महीनों में दूरसंचार विभाग दूरसंचार ऑपरेटरों के लिए भारतीय फोन नंबरों का उपयोग करके आने वाले सभी कॉलर्स यानी कि केवाईसी पंजीकृत नाम दिखाना अनिवार्य कर देगा, जिसे कॉलर नेम प्रेजेंटेशन के रूप में जाना जाता है। जिसे कॉलर नेम प्रेजेंटेशन के रूप में जाना जाता है। इस पर बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है इस पे, कॉलर नेम प्रेजेंटेशन को अनिवार्य करने वाला प्रमुख प्राधिकरण कौन है? प्रमुख प्राधिकरण कौन है? तो इस पर कौन है? बी, दूरसंचार विभाग। क्या है? दूरसंचार विभाग डॉट। इस पर बात करें तो ट्राई, जो इस पर क्या है, ट्राई सिफारिश देता है इसकी, लेकिन लागू करने का जो नियम बनाने और लाइसेंस की शर्तों में बदलाव करने का काम कौन करता है? डॉट का होता है। बदलाव इस सब करने में डॉट का काम होता है, सिर्फ सिफारिश देता है ट्राई। इसलिए CNAP को अनिवार्य करने वाला विभाग डॉट है। कौन है? डॉट, ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, CNAP किस प्रकार के डेटा पर आधारित होगा? ये किस प्रकार के डेटा पर आधारित होगा? तो CNAP सिम, KYC, या CAF पर दर्ज आधारित नाम पर ये क्या होगा? आधारित होगा। CNAP का मुख्य विचार यही है कि कॉल करने वाले का नाम वही दिखे जो उसने सिम पंजीकृत, जब उसने सिम का पंजीकरण करवाया था तब दिया हो। ठीक, इसलिए यह ऑफिशियल KYC बेस्ड सिस्टम है। ट्रू कॉलर जैसे क्राउड सोर्स्ड नहीं है। ठीक है, ट्रू कॉलर जैसे क्राउड सोर्स्ड नहीं है। अगला है, CNAP का प्रमुख उद्देश्य निम्न में से किससे सर्वाधिक संबंधित है? किससे सर्वाधिक संबंधित है? तो स्पैम फ्रॉड और फर्जी कॉल को कम करना। स्पैम फ्रॉड और फर्जी कॉल को कम करना, जिसमें स्नैप कॉल का मुख्य लक्ष्य क्या है? कॉल उठाने से पहले ही यूजर को कॉलर की असली पहचान दिखे। यूजर को कॉलर की असली पहचान दिखे, ये कौन कॉल कर रहा है। इससे क्या होगा? स्पैम, जो टेली मार्केटिंग है, फर्जी बैंक, OTP लोन कॉल की पहचान आसान होगी। इस सब की पहचान क्या होगी? आसान होगी, क्योंकि पहले हमें पता नहीं चलता था कि हमें कॉल कौन कर रहा है। इससे पता चल जाएगा और उपभोक्ता सुरक्षा का विश्वास बढ़ेगा। आगे है, CNAP से जुड़ी मुख्य चुनौती या चिंता क्या मानी जा रही है? क्या मानी जा रही है? तो प्राइवेसी और KYC डेटा की सुरक्षा। प्राइवेसी और KYC डेटा की सुरक्षा। इसमें है, CNAP में हर कॉल पर KYC आधारित नाम दिखेगा और इसलिए सबसे बड़ा सवाल है, क्या यूजर को OTP आउट का हक मिलेगा? KYC डेटा लीक या मिसयूज तो नहीं होगा? इस पर भारतीय सांख्यिकी संस्थान, अगला जो टॉपिक है, भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किस वर्ष और किसके द्वारा की गई थी? किस वर्ष और किसके द्वारा की गई थी? तो यह 1931 में PC महालनोबिस द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? प्रोफेसर PC महालनोबिस द्वारा की गई थी 1931 में। ISI की स्थापना 1931 में कलकत्ता, जो कि अब कोलकाता है, इसमें प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने की थी। कौन किया था? प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने किया था। शुरुआत में यह एक सोसाइटी के रूप में रजिस्टर्ड था और बाद में ISI एक्ट 1959 के माध्यम से इसे विशेष दर्जा दिया गया। अगला, भारतीय सांख्यिकी संस्थान अधिनियम 1959 के माध्यम से
ISI को किस रूप में घोषित किया गया? किस रूप में घोषित किया गया? तो इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, राष्ट्रीय महत्व की संस्था, इसे घोषित किया गया। ISI एक्ट 1959 का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था राष्ट्रीय विकास में ISI के योगदान को मान्यता देना। क्या था उद्देश्य इसका? राष्ट्रीय विकास में ISI के योगदान को मान्यता देना और इसे राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित करना। यह स्टेटमेंट सीधे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है दोस्तों। यह स्टेटमेंट क्या होगा? प्रीलिम्स में सीधे पूछा जा सकता है, इस पे ध्यान देना। ISI अधिनियम 1959 किस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत आता है? किस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत आता है? सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय किसके अंतर्गत आता है? सांख्यिकी एवं कार्यालय जो कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ISI अधिनियम 1959 और ISI संस्थान का प्रशासनिक नियंत्रण मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत आता है। यह UPSC के लिए कौन सा संस्थान किस मंत्रालय के अधीन है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है। ISI अधिनियम 1959 के तहत भारतीय सांख्यिकी संस्थान को निम्न में से कौन सा अधिकार प्राप्त है? निम्न में से कौन सा अधिकार प्राप्त है? तो कौन सा? सांख्यिकी, गणित, जो मात्रात्मक अर्थशास्त्र, कंप्यूटर विज्ञान आदि में डिग्री व डिप्लोमा प्रदान करने का। सांख्यिकी, गणित, मात्रात्मक अर्थशास्त्र, कंप्यूटर विज्ञान आदि में डिग्री व डिप्लोमा प्रदान करने का। ISI एक्ट 1959 के तहत संस्थान को अधिकार है कि वह सांख्यिकी, गणित, क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस व संबंधित क्षेत्रों में जैसे कि डिग्री और डिप्लोमा दे सके। इसे केवल एक रिसर्च बॉडी नहीं बल्कि शिक्षण व डिग्री प्रदान करने वाला उच्च शिक्षा संस्थान भी बनाता है। आगे है ISI एक्ट 1959 के तहत केंद्र सरकार अनुदान, ऋण और अन्य वित्तीय सहायता दे सकती है और संस्थान के खातों का ऑडिट जो है ऑडिट क्वालिफाइड ऑडिटर्स द्वारा अनिवार्य है और अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए इसके उद्देश्यों में परिवर्तन, ज्ञापन में संशोधन, कुछ संपत्तियों का निपटान जैसे कार्यों के लिए किया जाता है। केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति का प्रावधान साथ ही केंद्र सरकार को निर्देश जारी करने, कमेटी गठित करने और कुछ परिस्थितियों में संस्थान का नियंत्रण संभालने तक की शक्ति दी गई है। जो ये क्वेश्चन है ये मेंस में आ सकता है। ठीक है, बहस से जुड़ी जो वो होती है मेंस में आ सकता है केस स्टडी में। बात करें दुधवा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? ये हाल ही में अभी न्यूज में रहा है। दुधवा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? ये कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश भारत नेपाल सीमा पर स्थित है। दुधवा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी और बहराइच जिलों में भारत नेपाल सीमा के पास स्थित है। दुधवा टाइगर रिजर्व में क्या दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, किशनपुर एवं कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य शामिल है। दुधवा टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र से इसके पहले फोटोग्राफिक प्रमाण हाल में दर्ज किए गए हैं। फोटोग्राफिक प्रमाण हाल ही में दर्ज किए गए हैं, इसलिए यह न्यूज में है। इसके बारे में बात करते हैं। दुधवा टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र से इसके पहले फोटोग्राफिक प्रमाण हाल में दर्ज किए गए हैं। इंद्रधनुष जल सांप, जो यहाँ पे क्या देखा गया है? इंद्रधनुषी जल सांप जो है इसको माइल्डली इनॉमस फिश ईटिंग फ्रेश वाटर एक्वाटिक स्नेक माना जाता है
और दुधवा टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र से इसके पहले फोटोग्राफिक प्रमाण हाल ही में दर्ज किए गए हैं। इसे क्या किया गया है, IUCN रेड लिस्ट में लीस्ट कंसर्न श्रेणी में रखा गया है, यानी वर्तमान में वैश्विक स्तर पर इसकी आबादी पर तुरंत खतरे का स्तर कम माना जाता है, और लेकिन जो स्थानीय स्तर पर आवास क्षति चिंता का विषय हो सकती है। तो ये याद रखना है। एक तो ये लिस्ट जो किस श्रेणी में रखा गया है, लिस्ट कंसर्न श्रेणी में रखा गया है इसे IUCN की, और ये भी याद रखना है। दुधवा टाइगर रिजर्व की स्थलाकृति के बारे में सही कथन कौन सा है? सही कथन कौन सा है? तो यह ऊपरी गंगा के मैदान जैव भौगोलिक प्रांत का विशिष्ट तराई भाबर निवास स्थान है। क्या है? यह दुधवा की भौगोलिक विशेषता है कि यह तराई भाबर जोन में आता है। किस में आता है? तराई भाबर जोन में आता है, जो अपर गैंगेटिक प्लेन्स बायोग्राफिक प्रोविंस का हिस्सा है। नम घास भूमि, दलदली क्षेत्र व साल के घने वन इसकी पहचान है। क्या है? ये इसकी पहचान है। हाल में जो अभी आगे पॉइंट में बात करते हैं, इबोला जो अभी आया है न्यूज़ में, हाल में DRC में प्रकोप समाप्त घोषित, लगातार 42 दिन तक कोई नया केस नहीं आया है, क्योंकि ये काफ़ी दिनों से चल रहा था। इबोला एक गंभीर रक्तस्रावी बुखार है जो आर्थोपोला वायरस से होता है, और नाम पड़ा कांगो की इबोला नदी से। इसका नाम किससे पड़ा है? कांगो की इबोला नदी से, जहां पहला प्रकोप देखा गया। और संक्रमण जो संक्रमित व्यक्ति या जानवर के रक्त व शरीर द्रव से हवा से नहीं फैलता है, या किससे? हवा से नहीं फैलता है। जियर इस जो स्ट्रेन के लिए इनमेजिव और इबेंगा का नाम के FDA अप्रूव्ड मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज उपलब्ध है। जो क्या है? एंटीबॉडीज उपलब्ध है। बात करते हैं अगली न्यूज़ की है, सोलर फ्लेयर सन स्पॉट्स। सोलर फ्लेयर सन स्पॉट क्या है? से जुड़ी चुंबकीय ऊर्जा के अचानक उत्सर्जन से बना तीव्र विकिरण विस्फोट। एक सौर ज्वाला की ऊर्जा पृथ्वी पर ज्वालामुखी विस्फोट की ऊर्जा से करीब 10 लाख गुना अधिक होता है, जो अधिक हो सकती है। और प्रभाव सैटेलाइट, अगर प्रभाव की बात करें तो सैटेलाइट संचार, रेडियो, अंतरिक्ष यात्रियों, पावर ग्रिड व जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म पर असर और अरोरा पैदा हो सकते हैं। सन स्पॉट की बात करें तो सूर्य की सतह पर ठंडे काले दिखने वाले क्षेत्र, जहां चुंबकीय क्षेत्र बहुत शक्तिशाली होते हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ऊष्मा को सतह तक आने से रोकते हैं, इसलिए सन स्पॉट अपेक्षाकृत ठंडे होते हैं। अगली न्यूज है INS अरिधामान। तो INS अरिधामान क्या है? भारत की तीसरी स्वदेशी SSBN जो है न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है। यह अरिहंत क्लास की दूसरी पनडुब्बी है। और निर्माण की बात करें, इसका निर्माण किसने किया है? एडवांस्ड टेक्नोलॉजी विजन ने इसका निर्माण किया है। ठीक है। प्रोजेक्ट शिप बिल्डिंग सेंटर विशाखापट्टनम। कहाँ है? शिप बिल्डिंग सेंटर विशाखापट्टनम है। मिसाइल क्षमता की अगर बात करें तो इसकी क्षमता कितनी है? K-15 सागरिका जो है इसकी 750 किलोमीटर है, और K-4 की है 3500 किलोमीटर। SLBM दाग सकती है। ठीक है। स्टील के लिए एनिचॉइज टाइल्स प्लस एडवांस सोनार, जो कि सोनार स्वीट लगी है,
जिससे डिटेक्शन कम हो जाता है। अगली है आरबीआई इंटीग्रेटेड, जो इसकी बात करते हैं स्कीम की। शुरुआत वर्ष 2021 द्वारा की गई थी। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2021 में। इसने 3 योजनाएं जोड़ी हैं, और इसमें कौन सी 3 योजनाएं जोड़ी हैं? कौन कौन सी? बैंकिंग अमेंडमेंट 2006 और एनबीएफसी अमेंडमेंट्स 2018 और एक ये 2019 में। और इसका सिद्धांत क्या है? वन नेशन वन अमेंडमेंट और क्षेत्राधिकार निरपेक्ष शिकायत निवारण। आधार इसका है डिफिशियंसी इन सर्विस पर शिकायत। आरईएस में बैंक, एनबीएफसी, आरआरबी, भुगतान प्रणाली प्रतिभागी, बड़े यूसीबी, सीआईसीएस शामिल। अधिकतम मुआवजा कितना है? 20 लाख तक और प्लस 1 लाख तक, जो कि समय खर्च मानसिक पीड़ा के लिए। अगली है हम्बैक व्हेल। अगली न्यूज है हम्बैक व्हेल, जो वैज्ञानिक, इसका नाम क्या है? मेगाप्टेरा नुआग्लिया परिवार, जो कि बैलेंस नो पेटेरिडा इसका जो है परिवार है। और अर्थ बड़े पंख वाली, इसका क्या अर्थ है? बड़े पंख वाले इसके लंबे पेक्टोरल फिन्स के कारण यह क्या है? वितरण सभी प्रमुख महासागरों में, गर्मियों में ध्रुवीय फीडिंग सर्दियों में, और इन जगहों पर ये पाया जाता है। गर्मियों में कहाँ? और ध्रुवीय पाया जाता है, सर्दियों में कहाँ पाया जाता है? विशेष इसका व्यवहार क्या है? बबल नेट फीडिंग, बुलबुले का जाल बनाकर मछलियों यानी क्रिल को घेरना, पकड़ना। संरक्षण इसका, अगर संरक्षण की बात करें तो IUCN में लीस्ट कंसर्न है, ये ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। IUCN की लिस्ट में ये लीस्ट कंसर्न है। आबादी लगभग इसकी कितनी है? 10,000 से 80,000 तक। और पुनः यह अब क्या हुई है? बढ़ी है। अगली है ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम लॉन्च। इसको लॉन्च किया गया 2024 में मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स द्वारा, शिपिंग एंड वाटरवेज द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज द्वारा ये क्या लॉन्च की गई थी? इसका उद्देश्य क्या था? भारत के हार्बर टग फ्लीट को डीजल से ग्रीन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक विकल्पों में बदलना। इलेक्ट्रिक विकल्पों में बदलना। इसका लक्ष्य क्या है? 2030 तक 50 ग्रीन टग तैनात करना। 2030 तक 50 ग्रीन टग तैनात करना, ये याद रखना है, प्रीलिम्स में आ सकता है। 2024 से 2040 के बीच 5 फेजेस में लागू होना। और फेज 1 में क्या होगा? दीनदयाल पैराडीप है, और जो JNPA और VOCPA में 2-2 ग्रीन टग, शेष 8 प्रमुख बंदरगाहों में 1-1 ग्रीन टग। और नोडल एजेंसी की बात करें, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग। ग्रीन हाइब्रिड टग्स आगे चलकर, जो ग्रीन हाइब्रिड टग है आगे चलकर मैथनॉल और अमोनिया, हाइड्रोजन जैसे नॉन फॉसिल ईंधन अपना सकेंगे। ठीक है, ये याद रखना, ये आ सकता है। अगला है अलकनंदा गैलेक्सी खोज। इसकी खोज जो अभी न्यूज में रहा है, NCRA TIFR पुणे के वैज्ञानिकों ने की है इसकी खोज। और दूरी कितनी है? लगभग 12 अरब प्रकाश वर्ष। एक टेक्स्ट बुक सिफरल गैलेक्सी। नाम है हिमालय की अलकनंदा नदी प्लस हिंद शब्द आकाश गंगा से प्रेरित है। यह तारों के जन्म का शक्तिशाली केंद्र है और दिखने में हमारी जो मिल्की वे जैसी है। खोज के लिए इस्तेमाल जो किया गया है क्या? नासा का जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का।
अगली जो न्यूज़ है पॉइंट में है, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार $100 अरब तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। ये याद रखना है ये पॉइंट। और वार्ता के मुख्य क्षेत्र तेल व ऊर्जा आपूर्ति, रक्षा सहयोग किस किस पर हुई है? तेल व ऊर्जा आपूर्ति, रक्षा सहयोग, उर्वरक, शिपिंग और कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना। ठीक है। अगला है पॉइंट, भारत को इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल में कैटेगरी क्या मिली है? बी कैटेगरी के तहत पुनः चुना गया है। बी कैटेगरी के तहत पुनः चुना गया है, जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्र व्यापार में उच्च हित वाले 10 देशों की श्रेणी है। तो ये याद रखना है किस में चुना गया है? बी कैटेगरी में चुना गया है इसे। और अब दूसरा पॉइंट है, आरबीआई की एमपीसी ने 5 दिसंबर 2025 को रेपो रेट 25 बीपीएस घटाकर 5.25 कर दिया है। स्टेंस क्या है? न्यूट्रल रखा। और फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन है 7.3 और इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन 2% कर दी गई है। ये ध्यान रखना है, 2% कर दी गई है, ये ध्यान रखना है और ये ध्यान रखना है। ठीक है। अगला है वर्क स्किल्स, जो वर्ल्ड स्किल्स एशिया कंपटीशन 2025 में भारत ने पहली बार भाग लेकर 29 देशों में 8वां स्थान हासिल किया है। ये भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पहली बार इसने भाग लिया है और इसका 8वां क्या है? स्थान शामिल है। अगला है MOS इंडिपेंडेंट चार्ज। जयंत चौधरी ने स्पोर्ट एज मेरठ इनिशिएटिव लॉन्च किया है, जिसका लक्ष्य क्या है? मेरठ को अंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना। क्या बनाना है? अंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट्स इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना। ये याद रखना है, ये आ सकता है। वर्ल्ड एड्स डे हर साल की तरह 1 दिसंबर को मनाया गया। 2025 की थीम क्या है? इसकी थीम याद रखनी है, ओवरकमिंग डिस्क्रिप्शन ट्रांसफॉर्मिंग द एड्स रिस्पांस। ये इसकी थीम है। ये याद रखनी है कि इस बार कौन सी थीम इसकी रही है, ये याद रखना है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया नॉर्दर्न रीजन ने लखनऊ में अपने 175वें वर्ष पर क्रायोस्फीयर रिस्पॉन्स टू क्लाइमेट चेंज जो है हिमालयन एंड पोलर पर्सपेक्टिव नेशनल सिंपोजियम आयोजित किया है। फोकस क्या है? हिमालयी ग्लेशियर, पोलर आइस शीट्स, क्लाइमेट चेंज का प्रभाव, ये इसका फोकस है। तो दोस्तों, आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।